हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं लिटरेचर की दुनिया की सबसे आइकॉनिक स्टोरीज में से एक, होमर की दी ओडिसी। ये सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है, ये एक जर्नी है ह्यूमन इंड्योरेंस, फेट और फैमिली की। आज हम डीपली एनालाइज करेंगे बुक 1, जिसका टाइटल है द गॉड्स इन काउंसिल, मिनर्वा's विजिट टू इथाका एंड द चैलेंज फ्रॉम टेलेमाकस टू द सूटर्स। कहानी की शुरुआत होती है क्लासिक एपिक ट्रेडिशन के साथ, द इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज। नरेटर यानी पोएट म्यूज, जो कि गॉडेस ऑफ इंस्पिरेशन है, से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें उस इंजीनियस हीरो की कहानी सुनाए जो ट्रॉय का फेमस टाउन सैक करने के बाद दूर दूर तक भटकता रहा। यहाँ बात हो रही है यूलिसीज की, जिसे हम ओडिसियस भी कहते हैं। टेक्स्ट हमें बताता है कि यूलिसीज ने बहुत सी सिटीज विजिट की, अलग अलग नेशंस के मैनर्स और कस्टम्स को समझा। उसने समुद्र सी पर बहुत दुख झेले, अपनी जान बचाने के लिए और अपने साथियों को घर वापस लाने के लिए। लेकिन नरेटर शुरू में ही एक ट्रैजिक बात बता देता है। यूलिसीज चाहे कितनी भी कोशिश करता, वो अपने मेन यानी क्रू को नहीं बचा पाया। क्यों? क्योंकि अपनी फॉली यानी उनकी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। उन्होंने सन गॉड हाइपेरियन की कैटल गायें खा ली थी, जिसके बदले में गॉड ने उनका घर वापस लौटना नामुमकिन कर दिया। अब सिचुएशन ये है कि ट्रॉय की लड़ाई में जो लोग बच गए थे वो सब अपने घर पहुंच चुके हैं। सिर्फ यूलिसीज अकेला है जो ना घर पहुंचा है ना मरा है। वो गॉडेस कैलिप्सो की कैद में है। कैलिप्सो उससे शादी करना चाहती है और उसे अपनी गुफा केव में रोक कर रखा है। साल बीतते गए और फाइनली वो वक्त आया जब गॉड्स ने डिसाइड किया कि यूलिसीज को अब अपनी घर इथाका वापस जाना चाहिए। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। सारे गॉड्स यूलिसीज पर तरस खा रहे थे, सिवाय एक के, और वो थे नेपट्यून यानी पोसाइडन। नेपट्यून यूलिसीज से सख्त नफरत करते थे और उसे कंटिन्यूअसली पर्सिक्यूट कर रहे थे ताकि वो कभी घर ना पहुंच सके। कहानी शिफ्ट होती है माउंट ओलंपस पर। फॉर्चुनेटली उस वक्त नेपट्यून ओलंपस पर नहीं थे। टेक्स्ट के अकॉर्डिंग नेपट्यून इथियोपियंस के पास गए हुए थे, जो दुनिया के एक एंड पर रहते हैं। वहाँ किसी फेस्टिवल में हेकेटोम ऑफ शीप एंड ऑक्सन यानी बलि चढ़ाए गए जानवर एंजॉय करने। इस मौके का फायदा उठाते हुए बाकी गॉड्स जोव के घर में इकट्ठा होते हैं। जोव, जो गॉड्स और मेन के सायर यानी पिता या राजा हैं, सबसे पहले बोलते हैं। जोव का मूड थोड़ा फिलोसॉफिकल है। वो अजिस्थिस के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। अजिस्थिस ने एगामेम्नॉन की वाइफ के साथ अफेयर किया और फिर एगामेम्नॉन को मार दिया। बदले में एगामेम्नॉन के बेटे ओरिस्टिस ने अजिस्थिस को मार दिया। जोव बाकी गॉड से कहते हैं, देखो, इंसान हमेशा हम गॉड्स को ब्लेम करते हैं अपनी मुसीबतों के लिए, लेकिन सच तो ये है कि वो अपनी खुद की बेवकूफ़ी की वजह से दुख उठाते हैं। जोव एग्जाम्पल देते हैं कि हमने तो मर्क्यूरी यानी हर्मीज को भेजकर इजिस्टिस को वार्न भी किया था कि एगामेम्नन को मत मारना, वरना ओरेस्टिस बड़ा होकर बदला लेगा। लेकिन इजिस्टिस ने नहीं सुना और अब उसने अपनी कीमत चुका दी है। इस मोमेंट पर मिनर्वा बोलती है। मिनर्वा यूलिसीज की सबसे बड़ी सपोर्टर हैं। वो जोव से कहती हैं, फादर, इजिस्टिस को जो मिला वो सही था। जो भी वैसा करेगा उसका वही हाल होना चाहिए, लेकिन मेरा दिल यूलिसीज के लिए रोता है। मिनर्वा बताती है कि यूलिसीज एक लोनली आइलैंड पर फंसा हुआ है, जहां एटलस की बेटी यानी कैलिप्सो रहती है। कैलिप्सो हर तरह की मीठी बातें यानी ब्लैंडिशमेंट यूज करती है ताकि यूलिसीज अपने घर इथका को भूल जाए। लेकिन यूलिसीज का हाल ये है कि वो मरने के लिए तैयार है, बस एक बार अपने घर की चिमनी से धुआं निकलता देख ले। मिनर्वा जोव को इमोशनल ब्लैकमेल भी करती हैं। वो कहती हैं, यूलिसीज ने ट्रॉय में आपके लिए इतनी कुर्बानी दी, इतने सैक्रिफाइसेस किए, फिर आप उससे इतने नाराज क्यों हैं? जोव रिप्लाई करते हैं, बेटा, तुम क्या बात कर रही हो? मैं यूलिसीज को कैसे भूल सकता हूँ? वो मॉर्टल्स में सबसे समझदार है, लेकिन प्रॉब्लम नेपट्यून है। जोव एक्सप्लेन करते हैं कि नेपट्यून इसलिए गुस्सा है क्योंकि यूलिसीज ने उनके बेटे पॉलीफीमस, जो एक साइक्लॉप्स है, उसकी आंख फोड़ दी थी। इसलिए नेपट्यून उसे मार नहीं रहे, लेकिन घर भी नहीं जाने दे रहे, बस समुद्र में भटका रहे हैं। लेकिन अब जोव मान जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम सब गॉड्स मिलकर डिसाइड करें तो नेपट्यून अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। प्लान ये बनता है, मर्क्यूरी को ओजिजियन आइलैंड भेजा जाएगा कैलिप्सो को ऑर्डर देने के लिए कि यूलिसीज को रिलीज करे,
और मिनर्वा खुद इथिका जाएंगी ताकि वो यूलिसीज के बेटे टेलेमाकस को इंस्पायर कर सकें। मिनर्वा अपना एक्शन मोड ऑन करती हैं। वो अपने गोल्डन सैंडल्स पहनती हैं जो उन्हें हवा की तरह तेज उड़ने की शक्ति देते हैं। वो अपना पावरफुल ब्रॉन्ज शॉर्ट स्पीयर उठाती हैं और ओलंपस से सीधा नीचे इथिका में लैंड करती हैं। इथिका पहुंचकर मिनर्वा अपना रूप बदल लेती हैं। वो एक स्ट्रेंजर बन जाती है, मेंटिस, जो थैफियंस का राजा है। वो यूलिसीज के घर के गेट पर खड़ी होती हैं। यहाँ का नज़ारा बहुत डिस्टर्बिंग है। मिनर्वा देखती है कि यूलिसीज का घर सूटर्स यानी वो लोग जो यूलिसीज की वाइफ पेनेलोपी से शादी करना चाहते हैं उनसे भरा हुआ है। ये सूटर्स हाइड्स ऑफ ऑक्सन यानी उन्हीं बैलों की खाल पर बैठे हैं जिन्हें उन्होंने यूलिसीज के ही घर से मार कर खाया है। वो ड्राफ्ट्स खेल रहे हैं, नौकर उनके आगे पीछे घूम रहे हैं, वाइन मिक्स कर रहे हैं और टेबल साफ कर रहे हैं। बेसिकली ये लोग यूलिसीज के घर को लूट रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं। टेलेमाकस, यूलिसीज का बेटा, वहाँ बैठा है लेकिन बहुत उदास है, मूडी। वो अपने फादर के बारे में सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है कि काश उसके पिता वापस आ जाएं और इन सब सूटर्स को घर से बाहर फेंक दें। अचानक टेलेमाकस की नज़र गेट पर खड़ी मिनर्वा यानी मेंटिस पर पड़ती है। उस जमाने में जीनिया यानी हॉस्पिटैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी। टेलेमाकस को शर्म आती है कि एक स्ट्रेंजर इतनी देर से गेट पर खड़ा है और किसी ने वेलकम नहीं किया। वो दौड़कर उनके पास जाता है, उनका हाथ पकड़ता है, उनका स्पीयर लेता है और कहता है, वेलकम टू आवर हाउस। पहले खाना खा लीजिए, फिर बताइएगा कि आप किस काम से आए हैं। टेलेमाकस मिनर्वा को अंदर ले जाता है। वो उनके स्पीयर को एक स्टैंड में रखता है जहां यूलिसीज के पुराने स्पीयर्स रखे हुए थे। वो मिनर्वा को एक डेकोरेटेड सीट पर बिठाता है और खुद उनसे थोड़ा दूर सूटर्स से अलग बैठता है ताकि शोर शराबा स्ट्रेंजर को परेशान ना करे। एक मेड पानी लाती है हाथ धोने के लिए, दूसरे सर्वेंट्स ब्रेड और मीट लेते हैं। सूटर्स भी अंदर आते हैं और जमकर खाना पीना शुरू कर देते हैं। जब वो खा चुके होते हैं तो वो म्यूजिक और डांस डिमांड करते हैं। फीमियस, जो एक बार्ड है यानी सिंगर, उसे जबरदस्ती गाने के लिए मजबूर किया जाता है। जब म्यूजिक शुरू होता है, टेलेमाकस चुपके से मिनर्वा यानी मेंटिस से बात करता है, अपना सर उनके करीब झुकाकर ताकि कोई सुन न ले। टेलेमाकस का दर्द यहाँ झलकता है। वो कहता है, देखिए इन लोगों को, इन्हें गाना बजाना बहुत पसंद है क्योंकि ये फ्री का है। ये उस आदमी की वेल्थ उड़ा रहे हैं जिसकी हड्डियां शायद किसी अनजान किनारे पर सड़ रही होंगी। टेलेमाकस कहता है कि अगर यूलिसीज वापस आ गया तो ये सूटर्स लॉन्गर लेग्स की दुआ मांगेंगे भागने के लिए, ना कि पैसे की। वो मानता है कि उसके फादर अब कभी वापस नहीं आएंगे, चाहे लोग कुछ भी कहें। फिर टेलेमाकस स्ट्रेंजर से पूछता है, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या आप मेरे फादर को जानते थे? मिनर्वा अपनी फेक आइडेंटिटी बताती है। वो कहती हैं, मैं मेंटिस हूँ, एंकियालिस का बेटा और थेफियंस का राजा। मैं अपने जहाज के साथ यहाँ से गुजर रहा था, टेमेसा जा रहा था आयरन लेकर कॉपर लाने के लिए। मिनर्वा झूठ बोलती हैं कि उनका शिप शहर से दूर हार्बर में खड़ा है। वो ये भी कहती हैं कि उनके फादर्स पुराने दोस्त थे। ये बात टेलेमाकस अपने दादा लायर्टीज से कंफर्म कर सकता है। मिनर्वा लायर्टीज के बारे में भी बताती है कि वो अब शहर में नहीं आते बल्कि गांव में अकेले रहते हैं, दुख में, एक ओल्ड वुमन के साथ जो उनका खाना बनाती है। फिर मिनर्वा मेन मुद्दे पर आती है। वो कहती हैं, मुझे लगा तुम्हारा फादर वापस आ गया है इसलिए मैं आया, लेकिन लगता है गॉड्स ने उसे अभी भी रोका हुआ है। लेकिन सुनो, यूलिसीज मरा नहीं है, वो जिंदा है, किसी समुद्र के बीच आइलैंड पर, शायद सैवेजेस यानी जंगली लोगों के बीच कैद है। मिनर्वा एक प्रोफेसी करती हैं, हालांकि वो कहती हैं कि वो कोई प्रॉफिट नहीं है। मैं तुम्हें अश्योर करता हूँ वो ज्यादा दिन दूर नहीं रहेगा। वो इतना चालाक है यानी रिसोर्सफुल कि अगर उसे लोहे की जंजीरों में बांध भी दिया जाए तो भी वो भागने का रास्ता ढूंढ लेगा। फिर मिनर्वा टेलेमाकस को गौर से देखती हैं और कहती हैं, तुम बिल्कुल यूलिसीज जैसे दिखते हो, वैसी ही आंखें, वैसा ही सर। टेलेमाकस का जवाब बहुत फेमस है। वो कहता है, मेरी माँ कहती है मैं उसका बेटा हूँ, बट इट इज़ अ वाइज चाइल्ड दैट नोज हिज ओन फादर। वो बच्चा बहुत समझदार है जो पक्के तौर पर जानता हूँ उसका बाप कौन है। काश मैं किसी ऐसे आदमी का बेटा होता जो सुकून से अपनी जायदाद पर बूढ़ा होता, लेकिन मुझे बताया गया है कि मैं दुनिया के सबसे बदकिस्मत यानी इल स्टार्ड आदमी का बेटा हूँ। मिनर्वा टॉपिक बदलती हैं और पूछती हैं, ये सब क्या चल रहा है, ये फीस्ट, ये शादी है क्या, ये मेहमान इतने बदतमीज एट्रोशियसली बिहेविंग क्यों हैं? टेलेमाकस एक्सप्लेन करता है
कि जब तक यूलिसीज थे सब ठीक था। अब जब वो गायब है तो आसपास के सारे आइलैंड्स, डुलिकियम, सेम, ज़ेकिन्थिस और इठाका के सारे चीफ्स उसकी माँ पेनेलोपी से शादी करने आ गए हैं। पेनेलोपी ना हाँ कहती है ना कहती है और इस प्रोसेस में ये लोग उसका घर खाए जा रहे हैं। जल्द ही ये मुझे भी मार देंगे। टेलेमाकस डर जाता है। मिनर्वा गुस्सा दिखाती है। तुम्हें सच में यूलिसीज की जरूरत है। अगर वो आज अपने हेलमेट, शील्ड और 2 लैंसेस के साथ दरवाजे पर खड़ा हो जाए तो इन सूटर्स की शादी सॉरी वेडिंग बन जाएगी। लेकिन फिर मिनर्वा टेलेमाकस को एक्शन प्लान देती है। ये बहुत स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं। असेंबली बुलाओ, कल सुबह सारी अकियन हीरोज यानी सिटीजन्स को असेंबली में बुलाओ और गॉड्स को विटनेस बनाकर अपना केस रखो। सूटर्स को निकालो, उन्हें बोलो कि अपने अपने घर जाएं। माँ का फैसला, अगर पेनेलोपी शादी करना चाहती है तो उसे उसके पिता यानी टेलेमाकस के नाना के घर भेज दो, वहाँ से प्रॉपर तरीके से शादी होगी। सफ़र पर निकलो, द क्वेस्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट, टेलेमाकस को एक अच्छी शिप लेनी है 20 ओर्समैन के साथ और अपने फादर की खबर लेने जाना है। पहले पाइलोस जाओ और किंग नेस्टर से मिलो, फिर स्पार्टा जाओ और किंग मेनेलस से मिलो क्योंकि वो सबसे आखिर में लौटे थे। डिसीजन मेकिंग, अगर खबर मिलती है कि यूलिसीज जिंदा है तो 1 साल और बर्दाश्त करो। अगर खबर मिलती है कि वो मर गया तो वापस आओ, उसका फ्यूनरल करो, माँ की शादी कराओ और फिर सूटर्स को मारने का प्लान बनाओ। मिनर्वा टेलेमाकस को चैलेंज करती है, तुम अब बच्चे नहीं हो, बचपना छोड़ दो। क्या तुमने नहीं सुना ओरेस्टीज की कितनी तारीफ होती है क्योंकि उसने अपने बाप के कातिल को मारा? तुम स्मार्ट हो, स्ट्रॉन्ग हो, कुछ ऐसा करो कि दुनिया तुम्हें याद रखे। टेलेमाकस इंस्पायर्ड फील करता है। वो कहता है, आपने एक पिता की तरह बात की है, मैं आपकी बात मानूंगा। प्लीज थोड़ी देर रुकिए, नहा लीजिए, मैं आपको एक कीमती तोहफा देना चाहता हूँ। मिनर्वा मना कर देती हैं और कहती हैं, गिफ्ट वापस आते वक्त ले लेंगी। ये बोलकर वो एक चिड़िया की तरह हवा में उड़ जाती हैं। उस मोमेंट में टेलेमाकस को रियलाइज होता है कि वो कोई आम इंसान नहीं था बल्कि कोई गॉड था। उसके अंदर हिम्मत भर जाती है। टेलेमाकस वापस सूटर्स के पास जाता है। बर्ड फेमियस अभी भी गाना गा रहा है। वो गा रहा है द सैड टेल ऑफ द रिटर्न फ्रॉम ट्रॉय, ट्रॉय से वापसी की दुख भरी कहानी। पेनेलोपी जो ऊपर अपने कमरे में थी ये गाना सुनती है और नीचे आती है। वो रोती है और फेमियस को डांटती है, इतने सारे दूसरे गाने हैं गॉड्स और हीरोज के, वो गाओ, ये सैड सॉन्ग मत गाओ, ये मुझे मेरे हस्बैंड की याद दिलाता है। यहाँ हम पहली बार टेलेमाकस का नया रूप देखते हैं। वो अपनी माँ को चुप कराता है। माँ, बर्ड को ब्लेम मत करो, दुख बर्ड नहीं देता, जोव यानी जूस देते हैं। और यूलिसीज अकेला नहीं है जो नहीं लौटा। जाओ अपने कमरे में जाओ, अपना काम करो, लूम और डिस्टैफ, सर्वेंट्स को ऑर्डर दो। बोलना मर्दों का काम है और सबसे ज्यादा मेरा, क्योंकि इस घर का मास्टर मैं हूँ। पेनेलोपी हैरान रह जाती है, वंडरिंग। उसे अपने बेटे की नई मैच्योरिटी दिखती है। वो चुपचाप वापस चली जाती है और तब तक रोती है जब तक मिनर्वा उसे सुला नहीं देती। अब टेलेमाकस सूटर्स की तरफ मुड़ता है। वो कहता है, शर्मनाक सूटर्स, अभी के लिए शांति से खाना खाओ, लेकिन कल सुबह असेंबली में मिलना। मैं तुम्हें नोटिस दूंगा कि मेरा घर छोड़ दो। अगर तुम यहाँ स्पंजिंग करते रहोगे तो जूव तुमसे हिसाब लेगा और तुम सब यहीं मरोगे और कोई बदला लेने वाला नहीं होगा। सूटर्स अपने होंठ चबाकर रह जाते हैं, बिट्स देयर लिप्स। उन्हें यकीन नहीं होता कि टेलेमाकस में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। एंटिनोअस, जो सूटर्स का लीडर है, ताना मारता है, लगता है गॉड्स ने तुम्हें टॉल टॉकिंग करना यानी बड़ी बातें करना सिखा दिया है। दुआ करता हूँ जोव तुम्हें कभी इथका का राजा न बनाए। टेलेमाकस बिना डरे जवाब देता है, राजा बनना कोई बुरी बात नहीं है, इससे इज्जत और पैसा मिलता है। अगर यूलिसीज मर गए हैं तो और भी किंग्स हैं इथका में, लेकिन मैं अपने घर का राजा जरूर रहूंगा। दूसरा सूटर यूरीमैकस थोड़ा पोलाइट बनने की कोशिश करता है और पूछता है, वो स्ट्रेंजर कौन था? क्या वो तुम्हारे फादर की कोई खबर लाया था? टेलेमाकस अब समझदार हो गया है। वो अपना सीक्रेट रिवील नहीं करता। वो कहता है, मेरा बाप मर चुका है, अब मैं अफवाहों पर भरोसा नहीं करता। वो स्ट्रेंजर बस मेरे फादर का पुराना दोस्त मेंटीज था। हालांकि दिल में वो जानता था कि वो गॉडेस थी। रात हो जाती है। सूटर्स अपने अपने घर सोने चले जाते हैं। टेलेमाकस अपने कमरे में जाता है जो एक हाई टावर में बना है। उसके आगे आगे यूरिक्लिया चलती है, मशाले लेकर। यूरिक्लिया वही नर्स है जो उसे बचपन से पालती आई है।
टेक्स्ट बताता है कि लेयर्टीज, टेलेमाकस के दादा ने यूरिक्लिया को तब खरीदा था जब वो जवान थी, 20 ऑक्सन की कीमत देकर। लेयर्टीज उसकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन कभी उसके साथ सोए नहीं ताकि उनकी वाइफ नाराज ना हो। यूरिक्लिया टेलेमाकस को सबसे ज्यादा प्यार करती है। कमरे में पहुंचकर टेलेमाकस अपनी शर्ट उतारकर यूरिक्लिया को देता है। वो उसे फोल्ड करके पेग पर टांगती है। फिर वो बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद करती है, सिल्वर कैच खींचकर और बोल्ट लगाकर। बुक 1 इस सीन पर ख़त्म होती है। टेलेमाकस अपनी वुलन फ्लीस ऊन की चादर के नीचे लेटता है, लेकिन सो नहीं पाता। वो पूरी रात मिनर्वा के दिए गए सजेशन और अपने आने वाले सफ़र वॉयज के बारे में सोचता रहता है। तो दोस्तों, ये था दी ओडिसी का पहला चैप्टर। हमने देखा कैसे गॉड्स का इंटरवेंशन, एक बेटे का बड़ा होना और एक घर का टूटना सब एक साथ शुरू होता है। टेलेमाकस अब एक हेल्पलेस लड़के से एक लीडर बनने की राह पर निकल चुका है। अगली बुक में हम देखेंगे टेलेमाकस की पहली असेंबली, जहां वो पूरे शहर के सामने इंसूटेस को चैलेंज करेगा। क्या इथिका के लोग उसका साथ देंगे या वो अकेला पड़ जाएगा? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड ऑन बुक 2। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे गॉडेस मिनर्वा यानी अथीना ने ओडिसियस के बेटे टेलेमाकस के अंदर एक नई उम्मीद और हिम्मत जगाई। उन्होंने टेलेमाकस को पुश किया कि वो अब एक बच्चा बनकर नहीं बल्कि एक मैन बनकर एक्ट करे। आज हम बात करेंगे बुक 2 की। इस बुक का टाइटल है असेंबली ऑफ द पीपल ऑफ इथिका। ये चैप्टर बहुत क्रिटिकल है क्योंकि यहाँ हम पहली बार टेलेमाकस को एक्शन में देखते हैं। ये चैप्टर पॉलिटिक्स, कनिंगनेस, सुपरनैचुरल साइंस और एक इमोशनल फेयरवेल के बारे में है। इस वीडियो में हम लाइन बाय लाइन एनालाइज करेंगे कि कैसे टेलेमाकस ने पूरे शहर के सामने सूटर्स को चैलेंज किया, कैसे पेनेलोपी की चालाकी यानी ट्रिक पकड़ी गई और आखिरकार टेलेमाकस अपने फादर की खोज में निकल पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही फेमस होमेरिक लाइन से, नाउ व्हेन द चाइल्ड ऑफ मॉर्निंग रोजी फिंगर्ड डॉन अपीयर्ड, यानी जब सुबह की पहली किरण, जिसे होमर रोजी फिंगर्ड कहते हैं, आई। टेलेमाकस अपने बिस्तर से उठता है, लेकिन आज का टेलेमाकस वो उदास लड़का नहीं है जो हमने बुक 1 की शुरुआत में देखा था। टेक्स्ट कहता है कि उसने अपने कपड़े पहने, अपनी शार्प सॉर्ड अपने कंधे पर लटकाई और अपने पैरों में सैंडल्स बांधे। जब वो अपने कमरे से बाहर निकला तो वो कोई आम इंसान नहीं लग रहा था। होमर लिखते हैं, ही लेफ्ट हिज रूम लुकिंग लाइक एन इमॉर्टल गॉड। सोचिए, कल तक जो लड़का रो रहा था, आज वो एक गॉड की तरह ग्लो कर रहा है। ये मिनर्वा का असर है। टेलेमाकस तुरंत अपने हेरल्ड्स यानी क्रायर्स को ऑर्डर देता है कि इथिका के सभी लोगों को असेंबली यानी सभा के लिए बुलाया जाए। ये एक बहुत बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि जब से ओडिसियस ट्रॉय गए थे करीब 20 साल पहले, तब से इथिका में कोई ऑफिशियल असेंबली नहीं बुलाई गई थी। सिस्टम टूट चुका था। लोग इकट्ठा होने लगे। जब भीड़ जमा हो गई, टेलेमाकस वहां पहुंचा। वो अकेला नहीं था, उसके हाथ में एक ब्रॉन्ज स्पीयर था और उसके साथ उसके 2 शिकारी कुत्ते 2 हाउंड्स चल रहे थे। यहाँ मिनर्वा ने फिर से अपना मैजिक दिखाया। उन्होंने टेलेमाकस के ऊपर एक डिवाइन कमलीनेस डाली, एक दैवीय खूबसूरती डाली। लोग उसे देखकर हैरान रह गए। जब वो आगे बढ़ा तो बड़े बड़े बुजुर्ग काउंसिलर्स ने भी रास्ता छोड़ दिया ताकि वो अपने पिता ओडिसियस की सीट पर बैठ सके। सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है जिसका नाम है इजिप्टिस। ये आदमी उम्र के बोझ से झुका हुआ है, बेंट डबल विद एज और बहुत एक्सपीरियंस्ड है। इजिप्टिस की कहानी थोड़ी ट्रैजिक है। उसका एक बेटा एंटिफिस ओडिसियस के साथ ट्रॉय गया था लेकिन वापस नहीं आया। हमें नरेटर बताता है कि एंटिफिस को साइक्लॉप्स ने मार दिया था और अपना आखिरी डिनर बनाकर खा लिया था। इजिप्टिस का एक और बेटा यूरिनोमस उन्हीं विकेड सूटर्स में से एक था जो ओडिसियस के घर को लूट रहे थे। इजिप्टिस पूछता है, इथाका के लोगों सुनो, 20 साल से कोई मीटिंग नहीं हुई। आज किसने हमें बुलाया है? क्या कोई दुश्मन आ रहा है या कोई पब्लिक मैटर है? जो भी है, मैं उम्मीद करता हूँ जोव उसका भला करे। टेलेमाकस को ये सुनकर अच्छा लगा कि शुरुआत पॉजिटिव हुई है। वो खड़ा होता है। हेरल्ड पाइसेनर उसे बोलने का अधिकार देने के लिए हाथ में स्टाफ यानी एक डंडा जो स्पीकर होल्ड करता है पकड़ाता है। टेलेमाकस सीधा पॉइंट पर आता है। वो इजिप्टिस से कहता है, बुजुर्गवार, वो आदमी मैं हूँ, मैंने सबको बुलाया है। टेलेमाकस क्लियर करता है कि कोई दुश्मन फौज नहीं आ रही,
उसकी परेशानी पर्सनल है, लेकिन वो इतनी बड़ी है कि अब वो पब्लिक इशू बन चुकी है। वो कहता है कि उसके घर पर 2 मुसीबतें, 2 ग्रेट मिसफॉर्च्यून्स आई हैं। पिता का खोना, उसने अपने फादर ओडिसियस को खो दिया है, जो सिर्फ उसका बाप नहीं था बल्कि पूरे इथाका के लिए एक अच्छे पिता जैसा राजा था। घर की बर्बादी। दूसरी मुसीबत ये है कि सूटर्स यानी रिश्तेदार और नोबलमैन के बेटे उसकी माँ पेनेलोपी से जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं। टेलेमिकस का स्पीच बहुत इमोशनल और लॉजिकल है। वो कहता है, ये सूटर्स मेरी माँ के पिता इकैरियस के पास जाकर प्रॉपर तरीके से शादी की बात नहीं करते, बल्कि ये रोज मेरे घर आते हैं, मेरे बैल, भेड़ और बकरियां काट कर खाते हैं और मेरा वाइन पानी की तरह पीते हैं। वो अपनी मजबूरी बताता है, मेरे पास ओडिसियस जैसी ताकत नहीं है कि मैं इन्हें रोक सकूं। मैं कमजोर हूं, लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर है। मेरा घर जिल्लत और बर्बादी की तरफ जा रहा है। फिर वो भीड़ की तरफ घूमता है और उन्हें शर्म दिलाता है। तुम सब पड़ोसी हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कम से कम गॉड्स के गुस्से से तो डरो। अपनी स्पीच के एंड में टेलेमिकस इतना फ्रस्ट्रेट और इमोशनल हो जाता है कि वो स्टाफ को जमीन पर पटक देता है और रोने लगता है। पूरी असेंबली शांत हो जाती है, सबको उस पर तरस आता है। सिर्फ एक आदमी है जिसे शर्म नहीं आती, वो है सूटर्स का लीडर एंटिनस। एंटिनस खड़ा होता है और टेलीमैकस पर चिल्लाता है, टेलीमैकस, तुम ब्रैगर्ड, शेखीबाज, तुम हम सूटर्स को ब्लेम कर रहे हो। गलती हमारी नहीं, तुम्हारी माँ पेनेलोपी की है। यहाँ एंटिनस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी सुनाता है जो पेनेलोपी की कैरेक्टर को डिफाइन करती है, द ट्रिक ऑफ द वेब, बुनाई की चाल। एंटिनस बताता है कि पिछले 3-4 साल से पेनेलोपी उन्हें बेवकूफ बना रही है। जब सूटर्स ने शादी का प्रेशर डाला तो पेनेलोपी ने कहा, मेरे प्यारे सूटर्स, ओडिसियस मर चुके हैं, मुझे पता है, लेकिन शादी करने से पहले मुझे एक फर्ज पूरा करना है। मेरे ससुर लेटीज बहुत बूढ़े हैं, मैं उनके लिए एक श्राउड यानी कफन या चादर बुन रही हूँ। जिस दिन ये पूरा हो जाएगा मैं शादी कर लूंगी, वरना लोग कहेंगे कि इतने अमीर राजा के पास कफन भी नहीं था। सूटर्स मान गए। एंटिनस कहता है, दिन में हम देखते थे कि वो बड़ी मेहनत से कपड़ा बुन रही है, लेकिन रात को वो टॉर्च की रोशनी में अपने ही किए हुए काम को उधेड़ देती थी, यानी अनपिक द स्टिचेस। 3 साल तक ये चलता रहा। पेनेलोपी ने अपनी इंटेलिजेंस से उन्हें रोका रखा, लेकिन एंटिनस बताता है कि उनकी एक मेड ने ये सीक्रेट लीक कर दिया और उन्होंने पेनेलोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया। अब उसे वो काम खत्म करना पड़ा। एंटिनस डिमांड रखता है, टेलीमैकस, अगर तुम अपना घर बचाना चाहते हो तो अपनी माँ को वापस उसके पिता के घर भेज दो। वो जिसे चाहे शादी करे, जब तक वो हमें लटका कर रखेगी हम तुम्हारा घर खाना बंद नहीं करेंगे। टेलीमैकस एंटिनस की डिमांड को रिजेक्ट कर देता है। उसके रीजंस कल्चरल और फाइनेंशियल हैं। माँ को निकालना, मैं उस माँ को कैसे घर से निकाल सकता हूँ जिसने मुझे जन्म दिया। फाइनेंशियल पेनल्टी, अगर वो बिना वजह माँ को वापस भेजता है तो उसे अपने नाना यानी इकेरियस को एक भारी रकम वापस करनी पड़ेगी। डिवाइन पनिशमेंट, वो कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी माँ जाते वक्त एरेनीज यानी फ्यूरीज, बदले की देवियों को बुला लेंगी जो मुझे बर्बाद कर देंगी। टेलीमैकस क्लियर करता है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अगर तुम्हें मेरे घर का खाना खाना है तो खाओ, लेकिन याद रखना मैं जोव से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम सबका हिसाब करे। जैसे ही टेलेमैकस ने ये कहा, जोव ने एक ओमन यानी संकेत भेजा। पहाड़ की चोटी से 2 ईगल्स उड़ते हुए आए। वो हवा के साथ साथ असेंबली के ऊपर मंडराने लगे। जब वो भीड़ के ठीक ऊपर थे, उन्होंने अचानक एक दूसरे पर हमला कर दिया। होमर लिखते हैं कि उन्होंने अपनी गर्दन और गालों को नोचा और ग्लेयरिंग डेथ इनटू द आईज ऑफ देम दैट वर बिलो, यानी नीचे खड़े लोगों की आंखों में मौत दिखाई। फिर वो शहर के ऊपर से उड़ गए। लोग डर गए, उन्हें समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। तब खड़ा होता है हैलिथर्सिस, जो एक पुराना भविष्यवक्ता है। हैलिथर्सिस वार्निंग देता है, इथाका के लोगों और खासकर सूटर्स, सुनो, ये संकेत साफ है, ओडिसियस अब अपने घर से दूर नहीं है। वो वापस आएगा और इन सब सूटर्स के लिए मौत यानी ब्लडी डूम लेकर आएगा। हमने जो ट्रॉय जाते वक्त कहा था वो सच हो रहा है। ओडिसियस 20 साल बाद अकेले और अनजान बनकर वापस आएगा। लेकिन सूटर्स का डर खत्म हो चुका था। दूसरा प्रोमिनेंट सूटर यूरीमैकस खड़ा होता है और हैलिथर्सिस का मजाक उड़ाता है। यूरीमैकस कहता है, बुढ़े, घर जाओ और अपने बच्चों को भविष्य बताओ, हमें मत डराओ। आसमान में बहुत सी चिड़िया उड़ती हैं, हर चिड़िया का मतलब नहीं होता।
ओडिसियस मर चुका है और काश तुम भी मर गए होते। यूरीमैकस की एरोगेंस देखिए। वो कहता है कि वो किसी ओमन से नहीं डरते और ना ही टेलेमकस की बातों से। वो तब तक वहीं रहेंगे जब तक पेनेलोपी शादी नहीं कर लेती। इसके बाद मेंटोर खड़ा होता है। ध्यान रहे, ये असली मेंटोर है, मिनर्वा नहीं। ओडिसियस जब गए थे तो उन्होंने अपना घर और अथॉरिटी मेंटोर को सौंपी थी। मेंटोर सूटा से ज्यादा इथिका की आम जनता पर गुस्सा होता है। वो कहता है, मुझे इन सूटर्स पर इतना गुस्सा नहीं आता क्योंकि ये तो बुरे हैं ही, लेकिन मुझे तुम लोगों पर गुस्सा आता है। तुम इतने सारे हो और ये सूटर्स गिनती के हैं, फिर भी तुम चुपचाप बैठे हो और अपने अच्छे राजा के बेटे को डिफेंड नहीं कर रहे। लेकिन भीड़ कुछ नहीं करती। ल्यूक्रिटिस नाम का एक सूटर खड़ा होता है और मीटिंग को खत्म कर देता है, ये कहकर कि अगर ओडिसियस वापस आ भी गया तो हम इतने सारे हैं कि उसे मार देंगे। असेंबली खत्म हो जाती है। टेलीमैकस को कोई मदद नहीं मिलती पब्लिक से। वो अकेला फील करता है। टेलीमैकस निराश होकर समुद्र के किनारे यानी सीशोर जाता है। वो हाथ धोता है और मिनर्वा, जो कल मेंटिस बनकर आई थी, को याद करता है। वो कहता है, हे गॉड, आपने मुझे कहा था सफर पर जाने को, लेकिन ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे। तभी मिनर्वा वहाँ आती हैं। इस बार वो मेंटोर का रूप लेकर आती हैं, वो फ्रेंड जो अभी असेंबली में बोला था। मिनर्वा टेलीमैकस को एक बहुत पावरफुल स्पीच देती हैं। वो उसकी आइडेंटिटी को चैलेंज करती हैं। टेलीमैकस, अगर तुम्हारे अंदर ओडिसियस और पेनेलोपी का खून है तो तुम फेल नहीं हो सकते। ज्यादातर बेटे अपने बाप से बेकार होते हैं, बहुत कम अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे अंदर दम है। मिनर्वा मेंटोर के रूप में उसे अश्योर करती हैं। सूटर्स को भूल जाओ, वो बेवकूफ़ हैं, उन्हें नहीं पता कि उनकी मौत सर पे खड़ी है। शिप का इंतज़ाम, मैं तुम्हारे फादर की पुरानी दोस्त हूँ, मैं खुद तुम्हारे लिए शिप का इंतज़ाम करूँगी और तुम्हारे साथ चलूँगी। तैयारी, तुम घर जाओ और खाना पीना यानी प्रोविजंस पैक करो, वाइन और बार्ली मील यानी जौ का आटा। मैं शहर से वॉलंटियर्स इकट्ठा करती हूँ। मिनर्वा की बातों से चार्ज होकर टेलेमेकस घर वापस जाता है। वहाँ सूटर्स अभी भी पार्टी कर रहे हैं और उसे टॉन्ट मार रहे हैं। अरे देखो, हमारा हीरो वापस आ गया, शायद ये पायलट से मदद लेने जा रहा है या शायद जहर यानी पॉइजन लेने जा रहा है हमें मारने के लिए। टेलेमेकस उन्हें इग्नोर करता है और सीधा स्टोर रूम में जाता है। यहाँ का सीन बहुत डिटेल्ड है। स्टोर रूम में गोल्ड, ब्रॉन्ज, कपड़े और खुशबूदार ऑलिव ऑयल रखा है। दीवार के साथ बड़े बड़े जार्स रखे हैं ओल्ड वाइन के। होमर लिखते हैं कि ये वाइन अनब्लेंडेड थी, प्योर, और वहाँ इस उम्मीद में रखी थी कि शायद कभी ओडिसियस वापस आएंगे तो ये पिएंगे। स्टोर रूम की देखभाल यूरिक्लिया करती है, जो घर की सबसे वफादार और बूढ़ी नर्स है। टेलेमेकस यूरिक्लिया से कहता है, नर्स, मेरे लिए 12 जार सबसे अच्छी वाइन के भर दो और 20 मेजर्स बार्ली मील लेदर बैग्स में पैक कर दो, लेकिन किसी को मत बताना। मैं रात को चुपके से निकल जाऊंगा। मैं पाइलस और स्पार्टा जा रहा हूँ अपने पिता की खबर लेने। यूरिक्लिया रोने लगती है। वो कहती है, मेरे बच्चे, तुम क्यों जाना चाहते हो? तुम अकेले हो और ये दुनिया बहुत बड़ी है। तुम्हारे पीठ पीछे ये सूटर्स तुम्हारे घर को बांट लेंगे और तुम्हें मार देंगे। प्लीज यहीं रहो। टेलेमेकस उसे शांत करता है। डरो मत नर्स, ये सफर गॉड की मर्जी से हो रहा है। बस तुम कसम खाओ कि तुम मेरी माँ पेनेलोपी को तब तक नहीं बताओगी जब तक मुझे गए हुए 11-12 दिन ना हो जाएं, या वो खुद न पूछ ले। मैं नहीं चाहता कि वो रो रो कर अपना चेहरा खराब कर ले। यूरिक्लिया कसम खाती है और चुपचाप पैकिंग शुरू कर देती है। जब टेलेमेकस पैकिंग कर रहा था, मिनर्वा दूसरे काम में लगी थी। उन्होंने टेलेमेकस का रूप धारण किया, यानी डिस्गाइज्ड एज टेलेमेकस, और पूरे शहर में घूम घूम कर लोगों से मिली। उन्होंने चुन चुन कर बेस्ट लोगों को कहा कि शाम को हार्बर पर मिलना, हमें सफर पर जाना है। उन्होंने नोमन नाम के आदमी से एक शिप मांगी, जो उसने खुशी खुशी दे दी। जब सूरज डूब गया और अंधेरा छा गया, मिनर्वा ने शिप को पानी में उतारा और सारा सामान लोड करवा दिया। क्रू तैयार था। अब मिनर्वा वापस ओडिसियस के घर गईं। वहाँ सूटर्स अभी भी वाइन पी रहे थे। मिनर्वा ने उन पर नींद का जादू, स्पेल ऑफ ड्राउजीनेस, डाल दिया। उनके हाथों से कप गिरने लगे, उनकी आंखें भारी हो गई। वो लड़खड़ाते हुए शहर में अपने अपने घर सोने चले गए। जब घर शांत हो गया, मिनर्वा वापस मेंटर के रूप में आई और टेलेमेकस को आवाज दी। टेलेमेकस, तुम्हारे साथी तैयार है, चलो देर मत करो। टेलेमेकस और मेंटर मिनर्वा हार्बर पर पहुंचते हैं। वहां क्रू उनका इंतजार कर रहा था। टेलेमेकस ऑर्डर देता है,
साथियों, चलो भर से सामान लेकर आते हैं। उन्होंने सारा खाना और वाइन शिप पर लोड किया। होमर बताते हैं कि मिनर्वा सबसे पहले शिप पर चढ़ती हैं और स्टर्न, जहाज का पिछला हिस्सा, पर बैठती हैं। टेलेमिकस उनके बगल में बैठता है। क्रू रस्सियां खोल देता है। मिनर्वा एक ताज़ा हवा, वेस्ट विंड भेजती हैं, जो समुद्र के ऊपर से विस्लिंग करते हुए आती है। टेलेमिकस चिल्लाता है, मस्त खड़ा करो और पाल खोलो। क्रू ने पाइन वुड का मस्त खड़ा किया और सफेद रंग के सेल्स यानी पर्दे खोल दिए। हवा ने सेल्स को भर दिया। शिप तेजी से डार्क ब्लू वेव को काटते हुए आगे बढ़ने लगी। पानी के कटने की आवाज हिसिंग फोम सुनाई दे रही थी। जब वो डीप सी में पहुंच गए तो उन्होंने वाइन के बोल्स भरे और गॉड्स के लिए लाइब्रेशंस यानी ड्रिंक ऑफरिंग्स डाली, खासकर द ग्रे आइड डॉटर ऑफ जोव यानी अथीना के लिए। कहानी इस लाइन पर खत्म होती है कि पूरी रात वो शिप अपने रास्ते पर चलती रही, डॉन के इंतजार में। फ्रेंड्स, बुक 2 सिर्फ एक मीटिंग और डिपार्चर नहीं है, इसमें कई गहरी बातें छुपी हैं जो आपको समझनी चाहिए। कमिंग ऑफ एज, टेलेमिकस की ग्रोथ। बुक 1 में वो पैसिव था, बुक 2 में वो एक्टिव है। वो असेंबली बुलाता है, पब्लिक में बोलता है और फाइनली रिस्क लेकर समुंदर में उतरता है। जब वो स्टाफ जमीन पर फेंकता है, वो फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, पर जब वो यूरिक्लेया को चुप कराता है, वो अथॉरिटी दिखाता है। द फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी वर्सेस मोनार्की। इथका की असेंबली फेल हो जाती है। होमर शायद ये दिखाना चाहते हैं कि बिना एक स्ट्रॉन्ग किंग ओडिसीज के सोसाइटी काम नहीं करती। आम लोग यानी पब्लिक डरपोक है और वो माइट इज राइट वाले सूटर्स के सामने चुप है। मेंटर का गुस्सा इसी बात पर था। पेनेलोपीज पावर, द वीविंग ट्रिक। एंटेन्यूअस की कहानी से हमें पता चलता है कि पेनेलोपी कितनी स्मार्ट है। वो फिजिकली नहीं लड़ सकती, लेकिन उसका दिमाग ओडिसियस जैसा ही तेज है। 3 साल तक 100 से ज्यादा मर्दों को बेवकूफ बनाना कोई मामूली बात नहीं है। श्राउड ऑफ लेटिस सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि उसकी डिफायंस यानी विद्रोह का सिंबल है। डिवाइन इंटरवेंशन वर्सेस ह्यूमन एफर्ट। मिनर्वा हर कदम पर मदद कर रही हैं, हिम्मत देना, शिप लाना, क्रू लाना, हवा चलाना, लेकिन वो टेलेमिकस से काम करवा रही हैं। वो चाहती हैं कि टेलेमिकस खुद लर्न करे। ये ग्रीक माइथोलॉजी का कोर है। गॉड्स उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। ओमन्स एंड स्केप्टिसिज्म। 2 ईगल्स का आना और हेलिथर्सिस की प्रोफेसी क्लासिकल रिलीजियस बिलीफ है, लेकिन यूरेमिकस का उसे इग्नोर करना दिखाता है कि सूटर्स कितने विकेड और एरोगेंट हो चुके हैं। वो ना इंसान की इज्जत करते हैं, ना गॉड्स की। यही एरोगेंस उनकी मौत का कारण बनेगी। जीनिया, हॉस्पिटैलिटी। पूरी बुक में सूटर्स हॉस्पिटैलिटी के लॉज तोड़ रहे हैं। वो मेहमान नहीं, लुटेरे हैं। वहीं दूसरी तरफ टेलेमिकस मिनर्वा का रिस्पेक्ट देता है। तो दोस्तों, बुक 2 खत्म होती है एक उम्मीद के साथ। टेलेमिकस इथका के जहरीले माहौल से निकल चुका है। अब वो दुनिया देखेगा। उसका सफर पाइलस और स्पार्टा की तरफ है, जहां उसे ट्रॉय वॉर के हीरोज नेस्टर और मेनेलेउस से मिलना है। क्या उसे अपने पिता की खबर मिलेगी? क्या वो वापस आकर इन सूटर्स का सामना कर पाएगा? और मिनर्वा आगे क्या करेंगी? ये सब हम जानेंगे बुक 3 में। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे टेलेमिकस, जो यूलिसीज यानी ओडिसियस का बेटा है, फाइनली एक लड़के से एक मर्द बनने की राह पर निकल चुका है। बुक 2 के एंड में हमने देखा कि गॉडेस मिनर्वा यानी अथीना, जो मेंटोर का रूप लेकर आई हैं, उन्होंने टेलेमिकस को हिम्मत दी और रात के अंधेरे में चुपके से इथका से निकलने में मदद की। उनका मिशन है अपने पिता यूलिसीज की खबर ढूंढना। आज की कहानी यानी बुक 3 शुरू होती है उनकी पहली मंजिल से, पाइलोस, द सिटी ऑफ किंग नेस्टर। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ हम देखेंगे एंशिएंट ग्रीक हॉस्पिटैलिटी यानी जीनिया, एक बेटे की नर्वसनेस और ट्रॉय की लड़ाई के कुछ डार्क सीक्रेट्स जो नेस्टर रिवील करेंगे। तो चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं पाइलोस के समुद्र किनारे। बुक 3 की शुरुआत होती है एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजरी के साथ। होमर लिखते हैं कि सूरज यानी सन फेयर सी से निकलकर आसमान में चढ़ रहा था ताकि वो मॉर्टल्स यानी इंसान और इममॉर्टल्स यानी गॉड्स दोनों को रोशनी दे सके। जैसे ही सुबह होती है, टेलेमिकस और मिनर्वा, जो अभी भी मेंटोर के भेस में है, पाइलोस पहुंचते हैं।
पाइलोस का राजा नेलियस का बेटा नेस्टर है। नेस्टर ट्रॉय की लड़ाई का सबसे बुजुर्ग और समझदार हीरो माना जाता है। जब उनकी शिप किनारे पर लगती है तो वो देखते हैं कि वहाँ एक बहुत बड़ा रिलीजियस सेरेमनी चल रहा है। पाइलोस के लोग समुद्र के किनारे इकट्ठा हुए हैं और नेपट्यून यानी पोसाइडन जो लॉर्ड ऑफ द अर्थक्वेक है उनके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं। दोस्तों, इस सैक्रिफाइस का स्केल देखिए। होमर बताते हैं कि वहाँ 9 गिल्ड्स बैठे थे, हर गिल्ड में 500 लोग थे और हर गिल्ड के सामने 9 ब्लैक बुल्स यानी काले सांड थे जिन्हें नेपट्यून के लिए सैक्रिफाइस किया जा रहा था। टोटल 81 बुल्स। लोग वहाँ बुल्स का इनर मीट यानी कलेजी, दिल वगैरह खा रहे थे और थाई बोन्स को आग में जला रहे थे भगवान के लिए। ये सीन दिखाता है कि पाइलोस के लोग कितने रिलीजियस और प्रॉस्पेरस थे। टेलेमेकस और उसका क्रू शिप के सेल्स नीचे करते हैं और एंकर डालते हैं। अब यहाँ टेलेमेकस थोड़ा घबरा जाता है। याद रखिए, वो अभी भी एक यंग लड़का है जिसने दुनिया नहीं देखी। वो मेंटोर से कहता है, मेंटोर मैं कैसे जाऊँगा, मैं कैसे बात शुरू करूँगा, मैंने कभी किसी बुजुर्ग से लंबी कॉन्वर्सेशन नहीं की है, मुझे शर्म आ रही है कि मैं इतने एक्सपीरियंस्ड राजा से सवाल कैसे करूँ। ये फीलिंग हम सब ने कभी ना कभी फील की है ना, जब हमें किसी बड़े आदमी से बात करनी होती है। मिनर्वा जो विजडम की देवी है वो उसे समझाती है, टेलेमेकस डरना बंद करो, कुछ बातें तुम्हारा दिमाग यानी इंस्टिंक्ट तुम्हें खुद बताएगा और बाकी बातें भगवान यानी हेवन तुम्हें गाइड करेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब से तुम पैदा हुए हो गॉड्स तुम्हारे साथ हैं। मिनर्वा आगे चलती है और टेलेमेकस उन्हें फॉलो करता है। वो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ नेस्टर अपने बेटों के साथ बैठे थे। मीट पकाया जा रहा था, लोग बिजी थे। जैसे ही स्ट्रेंजर्स टेलेमेकस और मेंटोर वहां पहुंचते हैं, पाइलस के लोग उन्हें घेर लेते हैं। यहाँ हमें ग्रीक कल्चर का सबसे बड़ा रूल देखने को मिलता है, जीनिया, मेहमान नवाजी। उन्होंने ये नहीं पूछा तुम कौन हो या क्यों आए हो, नहीं, सबसे पहले नेस्टर का बेटा पिसिस्ट्रेटस आगे आता है। वो उनका हाथ पकड़ता है और उन्हें सॉफ्ट शीप स्किन्स यानी भेड़ की खाल पर बिठाता है। वो उन्हें खाना देता है और एक गोल्डन कप में वाइन डालकर देता है। पिसिस्ट्रेटस सबसे पहले वाइन का कप मेंटोर को देता है क्योंकि वो उम्र में बड़े लग रहे थे और कहता है, सर प्लीज किंग नेपच्यून से प्रे कीजिए क्योंकि आज उनका ही फेस्टिवल है। प्रे करने के बाद ये कप अपने दोस्त को दीजिए क्योंकि हर इंसान को गॉड की जरूरत होती है। मिनर्वा ये सुनकर खुश होती हैं कि पिसिस्ट्रेटस कितना वेल मैनर्ड और सेंसिबल है। मिनर्वा जो खुद एक गॉड है, नेपच्यून से प्रे करती हैं। ये एक आयरॉनिक मोमेंट है, एक गॉड दूसरे गॉड की पूजा कर रहा है। वो प्रे करती हैं कि नेस्टर और उसके परिवार का भला हो और टेलेमेकस का मिशन सफल हो। उसके बाद वो कप टेलेमेकस को देती हैं और वो भी वही प्रे करता है। जब सब ने खाना खा लिया तब जाकर नेस्टर ने पहला सवाल पूछा, अब जब हमारे मेहमानों ने खाना खा लिया है तो हम पूछ सकते हैं कि वो कौन है। स्ट्रेंजर्स, आप कौन हैं? क्या आप ट्रेडर्स या व्यापारी हैं या पायरेट्स, समुद्री लुटेरे? टेलेमेकस, जिसके अंदर अब मिनर्वा ने हिम्मत भर दी थी, खड़ा होता है और बोलता है, ओ नेस्टर, प्राइड ऑफ अकेयंस, हम इथिका से आए हैं। मैं कोई बिजनेस के लिए नहीं आया, मैं अपने पिता यूलिसिस यानी ओडेसियस की खबर लेने आया हूँ। दुनिया के बाकी हीरोज के बारे में हमें पता है, पर यूलिसिस का कोई नामो निशान नहीं है। ना हमें पता है वो जिंदा है, ना ये पता है कि वो मर गए। मैं आपके घुटनों पर झुककर दरख्वास्त करता हूँ, मुझे सच सच बताइए, मुझे खुश करने के लिए झूठ मत बोलिएगा। टेलेमेकस की बात सुनकर नेस्टर इमोशनल हो जाते हैं, उन्हें पुराने दिन याद आ जाते हैं। नेस्टर कहते हैं, बेटा तुमने मुझे वो दुख भरे दिन याद दिला दिए। हम अकेयंस ने वहाँ ट्रॉय में कितना दुख झेला, वहाँ हमारे सबसे बेस्ट लोग मारे गए। महान एजैक्स, अखिलीज, पैट्रोक्लिस जो गॉड्स की तरह वाइज था, और मेरा अपना प्यारा बेटा एंटिलोकस जो भागने और लड़ने में सबसे तेज था। नेस्टर कहते हैं कि अगर वो 5-6 साल तक भी कहानी सुनाई तो भी अकेयंस के दुख की दास्तान खत्म नहीं होगी। वो बताते हैं कि 9 साल तक उन्होंने ट्रॉय को गिराने की कोशिश की, लेकिन फाइनली 10वें साल में ज़्यूस यानी जोव ने उनकी मदद की। नेस्टर टेलेमेकस को एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तुम्हारे फादर यूलिसिस, उनसे मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। वो सटल्टी यानी चालाकी और विजडम में सबसे आगे थे। और सच कहूँ, जब मैं तुम्हें सुन रहा हूँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम बिल्कुल उनकी तरह बात करते हो। तुम्हारी स्पीच बिल्कुल यूलिसिस जैसी है। ये सुनकर टेलेमेकस को कितना प्राउड फील हुआ होगा। नेस्टर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट राज खोलते हैं कि ट्रॉय जीतने के बाद क्या हुआ। अक्सर हमें लगता है कि ट्रॉय जीते और सब घर आ गए, लेकिन ऐसा नहीं था। नेस्टर बताते हैं कि ट्रॉय को सैक करने के बाद मिनर्वा यानी अथीना अकेयन से नाराज थी।
उन्होंने एगामेम्नॉन और मेनेलेयस, जो दोनों भाई थे और लीडर्स थे, के बीच में झगड़ा करवा दिया। मेनेलेयस चाहता था कि सब लोग तुरंत शिप्स लेकर घर वापस निकले। एगामेम्नॉन चाहता था कि वो रुककर गॉड्स के लिए हेकेटम्स करे, यानी बड़े सैक्रिफाइसेस, ताकि मिनर्वा का गुस्सा शांत हो सके। नेस्टर कहते हैं एगामेम्नॉन फूल था, उसे पता होना चाहिए था कि गॉड्स का दिमाग इतनी जल्दी नहीं बदलता। इस झगड़े की वजह से आर्मी दो हिस्सों में बट गई। आधी आर्मी एगामेम्नॉन के साथ रुक गई, बाकी आधी आर्मी, जिसमें नेस्टर और यूलिसिस भी थे, मेनेलेयस के साथ निकल पड़ी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रास्ते में टेनेडस आइलैंड पर यूलिसिस का मन बदल गया। वो एगामेम्नॉन को खुश करने के लिए वापस ट्रॉय की तरफ मुड़ गए। नेस्टर कहते हैं मैं वहां से भागा क्योंकि मुझे पता था कि कोई मुसीबत आने वाली है। नेस्टर, डायोमेडीज और कुछ लोग सही सलामत घर पहुंच गए, लेकिन यूलिसिस वापस मुड़ गया था, इसलिए नेस्टर को नहीं पता कि उसके बाद यूलिसिस का क्या हुआ। नेस्टर भले ही यूलिसिस के बारे में करंट न्यूज़ नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने टेलीमाकस को एक वार्निंग दी। वो एगामेम्नॉन की ट्रैजिक डेथ का एग्जाम्पल देते हैं। नेस्टर बताते हैं जब एगामेम्नॉन ट्रॉय में लड़ रहा था, तब इजिस्थस, उसके कजिन ने एगामेम्नॉन की वाइफ क्लाइटेमनेस्ट्रा को बहला फुसला लिया। जब एगामेम्नॉन वापस आया तो इजिस्थस ने उसे धोखे से मार दिया और 7 साल तक इजिस्थस ने राज किया। लेकिन 8वें साल एगामेम्नॉन का बेटा ओरेस्टिस वापस आया और उसने अपने बाप के कातिल को मार दिया और बदला लिया। नेस्टर टेलीमाकस की आंखों में देखकर कहते हैं तुम भी ओरेस्टिस की तरह बनो, तुम यंग हो, स्मार्ट हो, कुछ ऐसा काम करो कि आने वाली जेनरेशन तुम्हें याद रखे। टेलीमाकस रिप्लाई करता है काश गॉड्स मुझे इतनी ताकत देते कि मैं सूटर्स से बदला ले सकूं, लेकिन मेरी किस्मत में ये खुशी नहीं है। यहाँ मेंटोर बीच में बोल पड़ती हैं। वो टेलीमाकस को डांटते हुए कहती हैं टेलीमाकस, ये तुम क्या बोल रहे हो? अगर गॉड्स चाहें तो वो किसी को भी बचा सकते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। मैं तो चाहूंगी कि मैं बहुत दुख झेल कर घर पहुंचूं और सेफ रहूं, बजाय इसके कि जल्दी घर पहुंचूं और एगामेम्नॉन की तरह अपने ही घर में मारा जाऊं। टेलीमाकस फिर पूछता है कि जब अगामेम्नॉन मारा गया तो उसका भाई मेनेलाओस कहाँ था? वो अपने भाई को बचाने क्यों नहीं आया? नेस्टर एक्सप्लेन करते हैं कि मेनेलाओस के साथ भी बुरा हुआ। जब वो वापस आ रहे थे तो एथेंस के पास उनके शिप का स्टीयर्समैन पायलट मर गया। जब तक वो उसका फ्यूनरल करते, तूफान आ गया। तूफान ने मेनेलाओस की शिप्स को रास्ता भटका दिया और वो इजिप्ट पहुंच गए। वहां उन्होंने काफ़ी वेल्थ जमा की, लेकिन उन्हें घर आने में बहुत साल लग गए। वो तब वापस आए जब ओरेस्टीज ने सब कुछ ठीक कर दिया था। नेस्टर टेलीमाकस को एडवाइस देते हैं बेटा, तुम अपना घर और प्रॉपर्टी उन सूटर्स के पास ज़्यादा दिन मत छोड़ो। ऐसा ना हो वो सब कुछ खा जाएं और तुम्हारा सफ़र बेकार हो जाए। मेरी मानो तो तुम मेनेलाओस के पास जाओ, वो स्पार्टा में रहते हैं। वो अभी हाल ही में दूर देशों से लौटे हैं, शायद उन्हें यूलिसीज के बारे में कुछ पता हो। नेस्टर ऑफर करते हैं कि वो टेलीमाकस को चैरियट यानी रथ और हॉर्सेस देंगे और अपने बेटे को साथ भेजेंगे गाइड करने के लिए। सूरज डूब चुका था और अंधेरा हो रहा था। मेंटोर मिनर्वा कहते हैं कि अब उन्हें वापस शिप पर जाना चाहिए सोने के लिए। नेस्टर नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं भगवान न करे कि यूलिसीज का बेटा मेरे घर आए और शिप पर सोए। मेरे पास बहुत ब्लैंकेट्स और रग्स हैं, तुम मेरे महल में ही सोओगे। मेंटर कहते हैं आपने सही कहा, टेलीमाकस आपके साथ रुकेगा, लेकिन मुझे वापस शिप पर जाना होगा क्रू को संभालने के लिए। और तब एक चमत्कार होता है। जैसे ही मेंटोर वहां से जाने लगते हैं, वो अचानक एक ईगल यानी ऑसीफ्रेज का रूप ले लेते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। सब लोग हैरान रह जाते हैं। नेस्टर का मुंह खुला का खुला रह जाता है। नेस्टर समझ जाते हैं कि ये कोई आम इंसान नहीं था। वो टेलीमाकस का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं मेरे दोस्त, मुझे यकीन हो गया है कि तुम एक महान आदमी बनोगे, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में गॉड्स तुम्हारे साथ हैं। ये ज़रूर जोव की बेटी मिनर्वा थी, वही जो तुम्हारे फादर यूलिसीज की भी मदद करती थी। नेस्टर वहीं खड़े खड़े मिनर्वा से प्रे करते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि कल सुबह वो देवी के लिए एक ईयरलिंग हेफर यानी 1 साल की गाय की बलि देंगे, जिसके हॉर्न्स पर सोना मंढा होगा। बुक 3 का सबसे डिटेल्ड पार्ट है अगली सुबह का सैक्रिफाइस। होमर ने यहाँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है, जो हिस्ट्री लवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह होते ही नेस्टर अपने बेटों को काम पर लगाते हैं।
एक बेटा मैदान से सबसे अच्छी हेफर यानी बछिया लेकर आता है। दूसरा बेटा शिप से टेलीमेकस के क्रू को बुलाता है। तीसरा बेटा गोल्डस्मिथ लायरसियस को बुलाता है, जो अपने टूल्स एनविल और हैमर लेकर आता है। गोल्डस्मिथ उस बाय के सींगों पर सोना लगा देता है ताकि गॉडेस खुश हो सके। नेस्टर हाथ धोते हैं और बार्ले मील यानी जौ का आटा छिड़कते हैं। नेस्टर का बेटा थ्रेसिमेडीज एक शार्प एक्स कुल्हाड़ी लेकर खड़ा होता है। वो एक ही झटके में गाय की गर्दन पर मारता है और उसे गिरा देता है। जैसे ही गाय गिरती है, नेस्टर की वाइफ और बेटियां जोर से चिल्लाती हैं। इसे ग्रीक में ओलोलिगे कहते हैं, जो एक रिचुअल क्राई होती है। फिर पिसिस्ट्रेटस गाय का गला काटता है। खून बहने के बाद वो गाय को काटते हैं। थाई बोन्स को फैट में लपेटकर आग में जलाते हैं गॉड्स के लिए। बाकी मीट को स्क्यूएस पर लगाकर पकाया जाता है। ये सीन दिखाता है कि ग्रीक्स के लिए रिलीजन और सैक्रिफाइस कितना सीरियस मैटर था। वो मानते थे कि बिना गॉड्स को खुश किए कोई काम नहीं बन सकता। जब लोग खाना बना रहे थे, तब एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है। नेस्टर की सबसे छोटी बेटी पॉलीकैस्टे टेलीमेकस को नहलाने यानी बाथ ले जाती है। एंशिएंट टाइम्स में ये कॉमन हॉस्पिटैलिटी थी। वो उसे नहलाती है, ऑलिव ऑयल से अनॉइंट यानी मालिश करती है और उसे अच्छे कपड़े पहनाती है। होमर लिखते हैं कि जब टेलीमेकस नहाकर बाहर आया तो वो अमर देवताओं जैसा यानी लाइक एन इमॉर्टल गॉड दिख रहा था। सब लोग मिलकर फीस्ट करते हैं। खाने के बाद नेस्टर ऑर्डर देते हैं कि टेलीमेकस के लिए सबसे तेज घोड़े यानी हॉर्सेस और चैरियट तैयार किया जाए। नेस्टर का बेटा पिसिस्ट्रेटस रेन्स यानी लगाम पकड़ता है और टेलीमेकस उसके बगल में बैठता है। उनके रथ में काफी सारा खाना और वाइन भी रख दी जाती है। वो पायलॉस के बड़े गेटवे से बाहर निकलते हैं। पूरा दिन वो सफ़र करते हैं। रात को वो फेरे में डायोक्लीस के घर रुकते हैं, जहां उनकी फिर से मेहमान नवाजी होती है, और अगली सुबह फिर सफ़र शुरू करते हैं ताकि वो स्पार्टा पहुंच सके, जहां मेनेलाउस और हेलेन रहते हैं। दोस्तों, यहाँ ख़त्म होती है दी ओडिसी की बुक 3। इस बुक में हमने टेलीमेकस की पर्सनैलिटी में एक मैसिव चेंज देखा। कॉन्फिडेंस, जो लड़का पहले बोलने से डरता था, उसने किंग के सामने स्पीच दी। डिवाइन सपोर्ट, उसे कंफर्म हो गया कि मिनर्वा उसके साथ है। रोल मॉडल, नेस्टर ने ओरेस्टिस का एग्जाम्पल दिया, जो आगे चलकर टेलीमेकस को सूटर से लड़ने की प्रेरणा देगा। बुक 3 हमें सिखाती है कि रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स और हॉस्पिटैलिटी सिविलाइजेशन के पिलर्स है। नेस्टर के पास यूलिसीज की कोई करंट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने टेलीमेकस को कुछ और दिया, होप यानी उम्मीद और डायरेक्शन यानी दिशा। अब अगले एपिसोड में बुक 4 में टेलीमेकस और पिसिस्ट्रेटस पहुंचेंगे स्पार्टा। वहां उनकी मुलाकात होगी ट्रॉय की लड़ाई की सबसे बड़ी वजह से, हेलेन ऑफ ट्रॉय से, और वहां शायद उन्हें यूलिसीज के बारे में वो खबर मिलेगी जिसका उन्हें इंतजार है। क्या यूलिसीज जिंदा है? क्या मेनेलाउस को पता है? जानने के लिए देखिए हमारा अगला वीडियो।